दोस्तों जय श्री राम। वेलकम अगेन, दोबारा से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस यूट्यूब चैनल में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज बात करते हैं जैकोबिन एज से लेकर कॉमनवेल्थ एज तक की। लास्ट जो वीडियो बनाया था वो हमने एलिजाबेथन एज का बनाया था। अब चूंकि ये 1500 से लेकर 1660 तक का 160 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, ये रेनेसा का भी है, पुनर्जागरण का टाइम भी है, और ये इसमें रिफॉर्मेशन भी है। तो पुनर्जागरण रेनेसा वाला, इटली वाला, और जो लेट रेनेसा था, जो इंग्लैंड का रेनेसा था, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं रिफॉर्मेशन के ऊपर में मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको उनके बारे में भी आइडिया आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं जैकोबिन एज से। जैकोबिन एज जो 1603 से 1625 तक, लगभग 22 ईयर्स तक, 22 सालों तक जो चला। 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि अब जो इंग्लैंड की सत्ता है वो किसके पास जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी, तो उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। तो उत्तराधिकारी न होने के कारण, उनका आयर न होने के कारण, फिर उनकी जो बहन थी, कजिन थी, वो स्कॉटलैंड की महारानी थी, क्वीन मैरी। तो उनका जो बेटा था जेम्स फर्स्ट, उनको यहाँ पे राजा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये थी कि जो किंग जेम्स हैं वो भी प्रोटेस्टेंट है, यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो भी प्रोटेस्टेंट है, लेकिन जो उनकी कजिन थी क्वीन एलिजाबेथ की, क्वीन मैरी, जो यहाँ पे ऑफ स्कॉटलैंड जिसको बोलते हैं, तो वो कैथोलिक थी। अब यहाँ पे जैसे ये राजगद्दी पे बैठते हैं 603 में जेम्स फर्स्ट, तो उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ा द्वंद्व ये पैदा हो जाता है कि ये हैं तो प्रोटेस्टेंट है, लेकिन उनकी जो माँ है वो रोमन कैथोलिक है। तो ये दोनों जो अभी वहां पे क्या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है, जो धार्मिक अशांति फैली पड़ी है, धार्मिक द्वंद्वता जो बीच में फैली पड़ी है, तो वो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के बीच में। तो यहाँ पे अब ये कन्फ्यूजन आ गया है कि रोमन कैथोलिक ये सोच रहे हैं कि वो प्रोटेस्टेंट है किंग, तो क्या वो किंग जो रोमन कैथोलिक लोग उनके फेवर में जाएंगे। लेकिन उधर प्रोटेस्टेंट ये सोच रहे हैं कि है तो ये किंग प्रोटेस्टेंट ही रिलीजन के है, इसी धर्म से संबंधित है, लेकिन उनकी जो माँ है, ठीक है, वो तो रोमन कैथोलिक वाली है। तो क्या ऐसा होगा कि वो रोमन कैथोलिक को अपने और क्या करे, ये जो है यहाँ पे जो भेदभाव की स्थिति आ जाए कि प्रोटेस्टेंट ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव होगा, रोमन कैथोलिक ये सोच रहा है कि हमारे साथ कहीं भेदभाव न हो जाए। तो इस द्वंद्वता के बीच में जब ये राजगद्दी संभालते हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके नजर डालते हैं पॉइंट वाइज, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, द जैकोबिन एज रेफर्स टू किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। जैकोबिन एज को रेफर किया जाता है जेम्स फर्स्ट के लिए, जो कि उस समय इंग्लैंड के राजा थे। जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, इनका जो दूसरा नाम था, इनको जेम्स सिक्स बोला जाता था स्कॉटलैंड में, वहां के, हु सक्सीडेड क्वीन एलिजाबेथ इन 1603, जो 1603 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी घोषित हो जाते हैं और बना दिया जाता, उनको राजा उनको बना दिया जाता है। अब जो टर्म जो जैकोबिन है कम्स फ्रॉम जैकब्स, ठीक, एक वर्ड है जैकोबस शब्द है, जो कि लैटिन फॉर्म द जेम्स, और ये लैटिन में इसका मीनिंग होता है जेम्स, तो वहां से ये शब्द डेराइव किया गया है इंग्लिश में। द पीरियड कंटिन्यूड द रेनेसा स्पिरिट। अब यहाँ पे क्या चल है कि स्पिरिट तो चल रही है रेनेसा की, क्यों, रेनेसा का टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन क्या है कि ग्रू डार्कर इन टोन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एलिजाबेथन एज में जब अपना गोल्डन एज पे था, गोल्डन पीरियड में चल रहा है रेनेसा, तो जैकोबिन एज में जाती जाती है डार्कर, ये अंधकार की तरफ बढ़ने लगता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इंक्लूडेड विद पार्लियामेंट। अब यहाँ पे की जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक बैकग्राउंड चल रही है, पृष्ठभूमि जो चल रही है, इंक्लूड विद पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट जो स्वयं संसद वो भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है। रिलीजियस डिस्प्यूट, यहाँ पे विवाद हो जाता है, धार्मिक विवाद, जैसा कि भाई मैंने बताया कि जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, उन और स्कॉटलैंड के प्रिंस रह चुके हैं, अब यहाँ पे इंग्लैंड में राजा बने हुए हैं, तो उनकी जो माँ है क्वीन मैरी, वो हैं और स्कॉटलैंड की महारानी है, वो रोमन कैथोलिक वाली है। तो अब यहाँ पे दोनों जो है रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो अब रोमन कैथोलिक ये सोच रहा है कि भाई ये हमारे पक्ष में है या नहीं, हमारे साथ भेदभाव न हो जाए। अब ये जो कंडीशन किसके, प्रोटेस्टेंट में बनी हुई, क्योंकि उनको लगता है राजा तो प्रोटेस्टेंट है, लेकिन वो उनकी जो माँ है वो किसकी है, वो रोमन कैथोलिक वाली। ऐसा नहीं कि माँ को पक्ष देखते हुए वो रोमन कैथोलिक वालों के फेवर में चले जाए,
इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे रिलीजियस जो कन्फ्लिक्ट है वो बना हुआ है, अनरेस्ट की स्थिति आ रही, अशांति की स्थिति आ रही। अब यहाँ पे बात करते हैं जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो साहित्यिक जो विशेषताएं रही है इस जैकोबिन एज की, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले ड्रामा की बात करते हैं, तो ड्रामा इस समय क्या होता है, पीक ऑफ शेक्सपियर, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। तो यहाँ पे क्या, तो जो विलियम शेक्सपियर थे, जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं आपके इस शेक्सपियर एज के बोलो, चाहे हम इसको एलिजाबेथन एज के बोलो, उस समय के सबसे प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर थे, एक ऐसे राइटर रहे या एक ड्रामेटिस्ट रहे, एक सोनेटेरियन रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज जिनको बोला जाता है हॉकम, हेमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया, मैकबेथ हो गया। तो जो हेमलेट था वो तो एलिजाबेथन एज में लिखा गया था। उनके 3 अदर ग्रेट ट्रेजेडीज थी, जिसमें मैकबेथ हो गया, ओथेलो है, किंग लियर है, ये इसी टाइम में लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो ड्रामा था वो अपने पीक पॉइंट पे था शेक्सपियर के इसमें। दूसरा कहता है बेन जॉनसन रोट ब्रिलियंट कॉमेडीज ऑफ मैनर। अब यहाँ पे जो बेन जॉनसन, ठीक है, कॉमेडीज ऑफ मैनर के लिए जो आदमी जाना जाता है, जो राइटर या जो ड्रामेटिस्ट जाना जाता है, वो है बेन जॉनसन। उन्होंने अपने कॉमेडीज ऑफ मैनर पे लिखा, वॉलपोन लिखा था, एंड द ऑलकेमिस्ट लिखा था, जो कि एक बहुत फेमस जो प्ले माने जाते हैं, नाटक माने जाते हैं, वो सब जैकोबिन एज के टाइम के। और आज भी इंग्लिश लिटरेचर पे उनकी एक बहुत बड़ी पदवी है। जॉन वेबस्टर था एंड द अदर ड्रामेटिस्ट रोट डार्क एंड वायलेंट कॉमेडीज। अब यहाँ पे जो जॉन वेबस्टर था या अन्य जो और जो ड्रामेटिस्ट रहे, तो उन्होंने क्या, डार्क कॉमेडीज लिखने शुरू कर दिए। अब एक क्या, जिसमें क्या था, वायलेंट की जो वायलेंट कॉमेडीज होती थी। अब इसमें जैसे क्या था कि एक फेमस वर्क जो है जॉन वेबस्टर का, द डचेस ऑफ माल्फी, ये बहुत फेमस वर्क है, जो इस टाइम पे जैकोबिन एज के टाइम पे लिखा गया था। उसके बाद हम पोएट्री के बारे में बात करते हैं, तो पोएट्री क्या था, द राइज ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। यहीं पे इसी टाइम पे मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे उनका उदय हो जाता है, जिसमें जैसे जॉन डन हो गया, हर्बर्ट हो गया, एंड्रू मार्वेल हो गया, क्रेसी हो गया। ये बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट जो पोइट्स रहे हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल एक ग्रुप बनाया पोइट्स का। और ये सब इनकी विशेषताएं क्या थी कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ थी इसमें, ठीक है, विट का प्रयोग किया गया था, कंसीट का प्रयोग किया गया था, एंड रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। अब इस जैकोबिन एज में एक द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, मतलब राजा के दैवी सिद्धांत पर जो ये जैकोबिन एज था, या जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, उन्होंने सत्ता हासिल करी और उसी के आधार पर उन्होंने सत्ता को आगे चलाना शुरू किया। और जिसमें क्या हो गया, यहाँ पे जैकोबिन एज में ही पार्लियामेंट जो थी वो थोड़ा सा जो है क्या, उसमें विवाद बढ़ गया, पार्लियामेंट और राजा के बीच में। मोनार्की और पार्लियामेंट दोनों धीरे धीरे अलग होते नजर आ रहे थे जैकोबिन एज के टाइम पे। और वहां पे जो पार्लियामेंट थी वो बिशप जो था, उस बिशप को चाहते थे कि वो बिशप किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करे जो मोनार्की में। लेकिन राजा का जो दैवीय सिद्धांत था, राजा का ये मानना था, उन्होंने एक विचारधारा दी थी कि नो बिशप नो किंग, कि यदि कोई बिशप नहीं है तो उसके बिना बिशप के राजा भी पॉसिबल नहीं है। इस दैवीय सिद्धांत पर जो उन्होंने सत्ता हासिल करी और इसी आधार पर उन्होंने अपने शासन को चलाया। ठीक है, अब प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में किंग जेम्स बाइबल, ठीक है, उन्होंने एक वर्क लिखा था जो किंग जेम्स फर्स्ट उन्होंने लिखा था, द किंग जेम्स बाइबल करके 1611 में। और ये उस समय का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोज वर्क माना जाता है जैकोबिन एज का। दूसरा कहता है फ्रांसिस बेकन एसेज फ्लोरिस्ट। और जो फ्रांसिस बेकन थे, जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे जिनको बोला जाता है, उनके जितने भी एसेज थे, जो निबंध उन्होंने लिखे थे, वो सब फ्लोरिश होने लगे। ठीक है, और उसमें कहते कंबाइनिंग फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल विजडम, उसमें दार्शनिकवाद का और जो प्रयोगात्मक वाद था कि बुद्धिमत्ता का उसने प्रयोग करा था अपने वर्क्स में, और जो बहुत ही ज्यादा जो लोगों के बीच में क्या लोकप्रिय हो गया, और लोग इस जो विचारधारा था उसको लोगों ने सपोर्ट करा। अब उसकी बात करते हैं स्पिरिट ऑफ दिस, इस एज की जो भावनाएं रही है, इसमें कहते हैं इंटेलेक्चुअल, जैसे बौद्धिक विचार थे, फिलोसॉफिकल दार्शनिक विचारधाराएं थी, डार्क एंड कॉम्प्लेक्स था, ठीक, मिस्टिक। अब यहाँ पे देन एलिजाबेथन है, एलिजाबेथन एज में जहां लोग आशावादी होते थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस ऑप्टिमिस्टिक हो गए। यहाँ पे आशावादी लोग कम, आशावादी की विचारधाराएं जो थे वो धीरे धीरे कम होती नजर आने लगी। अब बात करते हैं इसके बाद कैरोलिन एज का, जो 1625 से 1649 तक चला। ठीक है, लगभग 24 ईयर्स तक का ये कैरोलिन एज चला। अब जैसे कैरोलिन एज आया, तो यहाँ पे क्योंकि जब किंग जेम्स फर्स्ट के बाद सत्ता किसको मिलती है, किंग चार्ल्स फर्स्ट को मिलती है। और कैरोलिन, कैरोलिन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है कैरोलस। कैरोलस वर्ड से ही कैरोलिन बना है। नेम आफ्टर किंग चार्ल्स फर्स्ट हु रूल्ड फ्रॉम 1625, जिन्होंने 1625 से जो है शासन करना शुरू किया इंग्लैंड के ऊपर, और अंटिल
हिज एक्सिक्यूशन इन 1649। और 1649 ईस्वी में जो प्यूरिटन्स थे, जब प्यूरिटन्स उनको फांसी में चढ़ाया तब तक ये सत्ता पे बने रहे। मार्क्ड बाय कन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कहते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, कि जो राजा का दैवीय सिद्धांत था, जो जेम्स फर्स्ट ने जिसको माना था, उसी आधार पे जो चार्ल्स फर्स्ट थे उन्होंने सत्ता को आगे चलाया। अब ये कहते हाई एंग्लिकन थे, तो इससे क्या हो गया, जो प्यूरिटन्स थे और जो पार्लियामेंट थे उनमें नाराजगी आ गई। दूसरा खास विशेषता ये थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने विदाउट पार्लियामेंट के इन्होंने लोगों पर, जो आम जनता थी, कॉमन पीपल थे और जो सिटीजन थे, उनके पर जो विभिन्न प्रकार के कर जो थोपने शुरू कर दिए। और इससे क्या हो गया, इससे जो जनता थी, जनता में रोष उत्पन्न हो गया। दूसरा क्या, पार्लियामेंट इनके अगेंस्ट हो गई, ठीक है। और तीसरा क्या था, प्यूरिटन्स भी इनके अगेंस्ट थे, जिसके कारण से हो गया कि ये जो यहाँ पे इस कंडीशन में, इस कैरोलिन एज में क्या होगी कि जो रिलीजियस टेंशन, एक तो धार्मिक टेंशन आ गई, ठीक है, क्योंकि एंग्लिकन चर्च को ज्यादा सपोर्ट करते थे, इससे एक टेंशन यहाँ पे बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई। एंड आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर 1642 टू 1651। और इसके कारण क्या हो गया, जब इतना द्वंद्व बढ़ गया, इतनी अशांति फैल गई, तो इसके बाद क्या हो गया, इंग्लैंड में छिड़ गया गृह युद्ध को 1642 ईस्वी से लेकर और 1651 ईस्वी के बीच तक का। ये 9 साल तक सिविल वॉर चलता रहा पूरे इंग्लैंड में। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना प्रोज, यदि हम ये लिटरेरी वर्क्स को देखें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ, राइज ऑफ सेविलियर पोएट्स, ठीक है। तो जो सेविलियर पोएट थे वो तो एक उनकी उत्पत्ति होगी, एक ग्रुप बन गया। अब ये क्या करते हैं, जैसे इसमें रॉबर्ट हैरिक था, रिचर्ड लॉलेस था, थॉमस कैरी थे, सर जॉन सकलिंग थे, तो ये जितने भी सिविलियर्स पोएट थे, एक दो और भी हैं, ठीक है, इन लोगों ने लिटरेरी वर्क्स करना शुरू कर दिया। इसमें थीम्स उनकी क्या थे, लॉयल्टी टू द किंग, ये राजा के प्रति बड़े समर्पित थे, वफादार थे, लव की बातें करते थे अपने वर्क के माध्यम से, ठीक है, ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, कि जीवन के आनंद के बारे में, जिसको डाइम्स काप, ठीक है, काप डाइम जिसको बोला जाता है, इस विचारधारा के साथ उन्होंने अपना वर्क लिखना शुरू किया। तो दोस्तों ये जो सेविलियर पोएट्स हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको चीजों को बड़े डिटेल से समझाऊंगा। और जो मेटाफिजिकल जो था, जो जैकोबिनिज्म में चला था, और इसकी स्पिरिट जो है यहाँ कैरोलिन एज में भी देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेटाफिजिकल पोएट्स की। इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट थे वो कौन कौन थे और उनके वर्क क्या थे, और उनके वर्क के जो प्रभाव थे वो किस प्रकार से आम जनता पर और यहाँ पे जैकोबिन इस पे पड़ा। अब यहाँ पे जब ड्रामा की बात आई, कैरोलिन एज में डिक्लाइन ऑफ थिएटर, थिएटर धीरे धीरे बंद होने लगे, ठीक है, प्लेज बिकम आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे जो नाटक लिखे जाने लोग मोस्टली तौर पे आर्टिफिशियल लिखे जाने लगे, एंड रिटर्न मोस्टली फॉर द कोर्ट। और यहाँ पे जो ज्यादातर जो नाटक लिखे गए वो सिर्फ कोर्ट के लिखे, दरबार से संबंधित तो लिखे गए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट और इंतजियाज्म, अब जो पब्लिक का जो रुचि थी नाटक के प्रति, जो जोश था, वो वैंड ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब वहां पे राजनीतिक अशांति के कारण लोगों के मन में क्या हो गया, वैंड मन फीका पड़ने लगा, लोगों की रुचि धीरे धीरे फीकी होने लगी, कम होने लगी, जिसके कारण ये क्या हो गया, ये जो थिएटर थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे, लोगों का इंटरेस्ट उसके प्रति धीरे धीरे खत्म होने लग गया। प्रोज थे, प्रोज की बात करते हैं, अर्ली पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल वर्क्स बाय थॉमस हॉब्स। अब जो यहाँ पे शुरुआती जो राजनीतिक और जो फिलोसफी दार्शनिक जो कार्य थे, जो वर्क से लिखे गए थे, वो लिखे थे थॉमस हॉब्स ने इस एज के टाइम पे। अब यहाँ पे खास बातें क्या हुई कि यहाँ पे ज्यादातर क्या लिखा जाने लगा, सरमन्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स कंटिन्यूड। यहाँ पे सरमन जो उपदेश हो गए, धार्मिक उपदेश जिनको बोलते हैं, या रिलीजियस राइटिंग्स, धार्मिक से संबंध जो लेख लिखे जाने लगे थे इस एज के टाइम पे, वो लगातार चलने लगे। और यहाँ पे जो अन्य प्रकार जो प्लेज वगैरह थे, अन्य जो प्रोज वर्क था, वो पूरी तरह से लगभग खत्म होने की कंडीशन में आ गया था। अब इस एज की स्पिरिट ऑफ द एज, इसकी भावना क्या है इस एज की, इसमें कोर्टली, रिफाइंड बट पॉलिटिकल एंड अनस्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि कोर्ट दरबारी था, ठीक है, रिफाइंड करके लिखा जाना, एंड बट पॉलिटिकल अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे क्या पॉलिटिकल जो अशांति, जो राजनीतिक अशांति के कारण इस एज में, ये जो कैरोलिन एज थे, इस एज में ज्यादा कुछ वर्क लिखा नहीं गया। अब इसके बाद बात करते हैं कॉमनवेल्थ एज की। कॉमनवेल्थ एज 1649 से 1660 का, 1649 से 1660 ईस्वी के बीच में, और इस एज को बोलता है नो किंग, इस एज में कोई राजा नहीं रहा। ये लगभग 11 सालों तक ये एज चली। अब यहाँ पे कहते हैं कैरोलिन एज में एक ओलिवर क्रोमवेल और एक उसका जो साथी था, जिसका राइट हैंड जिसको बोला जाता था, बिल जेबब, इन लोगों ने प्यूरिटन्स के पक्ष में कि पवित्रता के,
कि भाव को लेकर ये चले और इन्होंने लोगों के बीच में पवित्रता का भाव फैला, जिसके कारण क्या हो गया, ये कैरोलिन जो चार्ल्स फर्स्ट था इसको क्या कर दिया 1649 पे इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और फांसी पे चढ़ाते ही क्या हो गया, कॉमनवेल्थ की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे अब इसमें क्या, राजा तो कोई नहीं, लेकिन सत्ता जो बागडोर किसके हाथ में गई, ओलिवर क्रोमवेल के हाथों में। अब ये जो कॉमनवेल्थ एज इसकी शुरुआत होती है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1649। चार्ल्स फर्स्ट जो राजा रहा है उसकी फांसी पे चढ़ाते ये एज जो ये पीरियड जो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। इंग्लैंड बिकेम रिपब्लिक, पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंग्लैंड है वो क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। अब रिपब्लिक कॉमनवेल्थ दोनों आपस में अप्रोप्रिएट वर्ड, दोनों सिनोनिम है आपस में, ठीक है। अंडर ओलिवर क्रोमवेल एंड द प्यूरिटन्स लोगों ने सत्ता को बागडोर संभालना शुरू कर दिया। और यहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल था, ये उनका मेन आदमी जो मुख्य व्यक्ति था जो सत्ता को संभाल रहा था, ये वो व्यक्ति है। प्यूरिटन्स, अब इस एज में क्या हुआ कि प्यूरिटन्स बैंड मेनी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग द थिएटर। अब इस एज में क्या, प्यूरिटन्स ने लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने थिएटर्स वगैरह बंद कर दिए। अब इन्होंने क्या किया, फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जितने भी आनंद की चीजें थी, जैसे शराब पीना या जैसे मदिरा पान करना या जैसे मांस जो चीजें खाना या कि थिएटर में जाना, बार वगैरह, ये सब पूरी तरह से बंद कर दिया इन्होंने। इवन तक यहाँ तक प्रोज वर्क, वो वर्क भी उन्होंने कहा यदि जो लिखा जाएगा वो सब किसके, रिलीजियस लिखा जाएगा, सरमन्स बेस होगा, बाइबल बेस लिखा जाएगा, उससे परे जो भी लिखा जाएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है किसके माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से उसको क्या कर इश्यू करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज पब्लिश हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए इस एज में क्या होगा, ज्यादातर कोई वर्क चला नहीं, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था, जॉन मिल्टन, जो इस टाइम पे फेमस हुआ कॉमनवेल्थ इसके टाइम पे, क्योंकि उनके जो ज्यादातर वर्क्स हम इधर पढ़ेंगे तो ज्यादातर बाइबल बेस्ड थी, मतलब धर्म के आधार पर वो चीजें लिखी गई, जैसे पैराडाइज लॉस्ट वगैरह हो गया, या सोनेट्स वगैरह उन्होंने जो लिखे हैं वो सब बहुत अति पवित्र लिखे गए। इस एज में नो प्लेस वर रिटन और परफॉर्म्ड, इस एज में न तो कोई प्ले लिखे गए न उनको परफॉर्म किया गया था, क्योंकि 1642 में 1642 ईस्वी में ये जो थे थिएटर से पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे प्यूरिटन्स के द्वारा। तो इसके कारण जो है कोई थिएटर में वर्क होना नहीं था, इसलिए कोई प्लेस वगैरह लिखे नहीं और नहीं उनका कोई परफॉर्म किया गया। पोएट्री डोमिनेटेड बाय जॉन मिल्टन, इस एज में पोएट्री जो थी वो अपने डोमिनेंट में थी और इसको डोमिनेट किया था जॉन मिल्टन ने। और जॉन मिल्टन इस समय के फेमस राइटर्स माने जाते हैं, इस एज की पोइट माने जाते हैं इस एज के। तो उन्होंने जैसे एरोपेडिका लिखा था 1642 में, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, लिखना शुरू किया था, लेकिन हालांकि पब्लिश 1667 में पब्लिश हुआ था, लेकिन लिखना इसी एज के टाइम पे शुरू हो गया था। दूसरा एंड्रू मार्वेल, ठीक है, रोड परफॉर्म एंड रिफ्लेक्टिव पोएट्री उन्होंने लिखी थी, और जैसे उन्होंने लिखा था टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये जो एक मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने एक पोएम लिखी थी टू हिज कोई मिस्ट्रेस, और ये कैसी थी, एक पॉलिटिकल पोएम उन्होंने लिखी थी इस एज के टाइम पे। दूसरा था कि इस एज में क्या होगा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रोज फ्लोरिश, धार्मिक और राजनीतिक जो प्रोज वर्क था वो गद्य हुई इसी समय लिखा जाना शुरू किया और वो फलने फूलने लग गया, इसमें अपने चरम पे रहा हो। एंड जॉन बनियान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस समय लिखना शुरू करा था, और इन्होंने लिखा था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो 1678 में 1678 ईस्वी में जो पब्लिश हुआ था, और ये उसका प्रभाव पड़ा। जॉन बनियान ने जो लिखना शुरू करा था तो उनका जो फेमस वर्क था जो 1678 में जो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पब्लिश हुआ था, तो ये उसका एक प्रभाव वहां देखने को मिलता है। आप पढ़ेंगे उसको तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ एज के जो स्पिरिट ऑफ द एज रही है वो आपको देखने को मिल जाएगी इस वर्क में। स्पिरिट ऑफ दिस, इस एज की खास बात क्या रही है कि इसमें स्ट्रिक्ट वर्क था, बड़ा स्ट्रिक्ट था, कठोर शासन था, ठीक है, मोरल नैतिकता की बातें करी जाती थी, रिलीजियस में धार्मिक लेख लिखे जाते थे, सरमन्स वगैरह दिए जाते थे। और दूसरा क्या था कि जो यहाँ पे जो शिफ्ट हो गया था सोसाइटी, जो इंटरटेनमेंट से जो आनंद और जो इंजॉय के जो पल थे वहां से पूरी तरह से किसकी तरफ चली गई, मोरलिटी की तरफ चली गई, रिलीजियसनेस की तरफ चली गई, ठीक है, और स्ट्रिक्ट जो नियम्स वगैरह जो लॉज थे उसकी तरफ वो पूरी तरह शिफ्ट हो गई, ठीक है। और इसी के साथ जो दोस्तों हमारा कॉमनवेल्थ एज और रेनेसां जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, और 1660 ईस्वी में जैसे ओलिवर क्रोमवेल जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद शुरू हो जाता है वापस रेस्टोरेशन पीरियड, और इसी रेस्टोरेशन पीरियड के साथ न्यू क्लासिकल एज शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रेस्टोरेशन पीरियड के साथ, न्यू क्लासिकल एज के साथ।
एक नई विचारधारा के साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जो रिलीजियस स्टिक मोरल विचारधारा से दूसरी तरह से लस्ट की तरफ चली जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।